सोफा पर आराम से बैठकर जब सनी और फैजल ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, तभी उनके आराम में खलल डालने के लिए कोई आदमी घर का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। फैजल और सनी बिजली की तेजी से अपना बंदर वाला मास्क फिर से पहन लेते हैं और एक कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं। फैजल दबी आवाज में पूछता है, बॉस, ये कौन आ गया? मुझे क्या पता, मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ। चुपचाप खड़े रहो। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, सनी समझ जाता है कि ये कौस्तुभ ही है। युक्ति ने उसे कौस्तुभ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें उसकी फोटो भी थी। वो 40 साल के आसपास का है, पर उसके आधे गंजे सर को देखकर लग रहा है कि उसने 40 की उम्र में 60 साल जितना काम कर लिया है। जैसे ही कौस्तुभ अपना बैग दीवार पर लगे हैंगर पर टंगाता है, सनी और फैजल उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं। फैजल अपने हाथ से कस के उसका मुंह बंद कर देता है और उसे जमीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठ जाता है। कौस्तुभ चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी चीखें बाहर आने की बजाय उसके अंदर ही दब जाती हैं। सनी उससे कहता है, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो समझ लो ये तुम्हारी आखिरी चीखें होंगी। फिर सनी फैजल की कमर पर लगे हुए बड़े से चाकू को निकालता है और उसे इतनी तेज टेबल पर गाड़ता है कि वो टेबल के आर पार हो जाता है। कौस्तुभ को सनी की ताकत का अंदाजा हो जाता है और उसके खूंखार इरादों का भी। कौस्तुभ जैसे ही चिल्लाना बंद करता है, सनी फैजल को उसका मुंह छोड़ने का इशारा करता है। जैसे ही फैजल अपना हाथ उसके मुंह से हटाता है, कौस्तुभ बच्चों की तरह गिड़गिड़ाते हुए पूछता है, कौन हो तुम लोग? जो चाहिए ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो प्लीज। फैजल अभी भी कौस्तुभ के ऊपर बैठा हुआ था और तभी सनी सोफा के ऊपर बैठकर कहता है, जो हमें चाहिए वो तो हमें यहाँ मिला नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब काम आसान हो जाएगा। तुम रोशन दत्ता के सेक्रेटरी हो ना? उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये सुनते ही कौस्तुभ की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो मासूम बनकर बोलता है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। जो पूछना है उनसे ही पूछ लेना, बंदर भाई। थैंक यू फॉर द एडवाइस ब्रदर। कितने अच्छे हो तुम। कोई बात नहीं, अब मुझे छोड़ दो। बंदर नंबर 2, ऐसा करो, इसकी आधी जुबान काट कर छोड़ दो इसे। कौस्तुभ हैरान होकर पूछता है, आधी जुबान क्यों? ठीक है बंदर नंबर 2, पूरी जुबान काट दो इसकी। नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरी जुबान काटनी ही क्यों है? क्योंकि बहुत चल रही है। बंदर समझा है क्या हमको? अगर ऐसा ही करना होता तो इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों घुसते? हमें रोशन के कुछ ऐसे राज जानने हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं, और वो सारे बस तुम्हें ही पता है। आपको गलतफहमी हो गई है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। मैं उनका सेक्रेटरी जरूर हूँ, पर मुझे उनका कोई सीक्रेट नहीं पता। फिर तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। बंदर नंबर 2, और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इसे खत्म करके निकलते हैं। सनी फैजल को बंदर नंबर 2 कहकर बुलाता है। पहले तो वो समझ नहीं पाता और जब उसे समझ आता है तो वो सनी से कहता है, बॉस, आप बहुत चालाक हो। आपने मुझे बंदर 2 इसलिए बोला ना, ताकि इसे पता ना चल पाए कि मेरा नाम फैजल है। सनी फैजल की बेवकूफी पर उसे गुस्से से देखकर कहता है, अब जब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं जाते तुम और कुछ नहीं बोलोगे। बंदर नंबर 2। वैसे तो सनी ने मास्क पहना होता है, पर फैजल उसके अंदर से भी सनी के गुस्से को देख लेता है और कहता है, सॉरी बॉस, नहीं बोलूंगा। चलो अब इसका काम तमाम करो और निकलो यहाँ से। फैजल टेबल में घुसा हुआ बड़ा सा चाकू निकालता है और जैसे ही उसे कौस्तुभ के गले पर रखता है, कौस्तुभ मुर्गी की तरह फड़फड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ, तुम जो भी पूछोगे बताऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अब होगी भी नहीं और करना भी मत। क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? खैर, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि कुछ साल पहले रोशन की कंपनी ने ड्रोन्स की एक डील की थी, जिसकी वजह से प्रकाश गिल की ड्रोन कंपनी TDH को भारी नुकसान हुआ था। उसके पीछे किसका हाथ था? कौस्तुभ के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है, अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया तो रोशन सर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोशन सर तो बाद में मारेंगे, हम तो तुम्हें अभी मार देंगे। जल्दी बको। सनी अपना फोन निकालता है और कौस्तुभ का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कौस्तुभ कैलकुलेशन लगाता है और समझ जाता है कि आज से बेहतर है कल मरना, और कहता है, उस ड्रोन्स डील में अगर प्रकाश गिल की कंपनी TDH का नुकसान नहीं होता तो रोशन सर की कंपनी SDT का भारी नुकसान हो जाता। प्रकाश गिल और रोशन सर पहले से दोस्त थे और रोशन सर चाहते थे कि प्रकाश किसी को ये ना बताए कि उन्होंने अपने ड्रोन्स में जो मटेरियल यूज किया है वो लो क्वालिटी का है और मटेरियल के पैसे वो खा गए हैं। प्रकाश गिल नहीं माना और वो सर को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने की धमकी देने लगा। रोशन सर को अपने और प्रकाश गिल में से किसी एक को चुनना था। उनकी चॉइस बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने अपने दोस्त को रास्ते से हटा दिया ताकि उनका रास्ता क्लियर हो जाए।
मुझे सबूत चाहिए, ये काम रोशन ने कैसे करवाया। उन्होंने बरकत पठान को प्रकाश गिल की सुपारी दी थी। अगर मुझे ये बात साबित करनी हो तो कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने ये काम करने के लिए मुझे एक मैसेज किया था जो आज तक मेरे पास है। दिखाओ वो मैसेज। कौस्तुभ अपने फोन पर सनी को रोशन का मैसेज दिखाता है जिसमें उसने कौस्तुभ को बरकत पठान से बात करके प्रकाश को रास्ते से हटाने के लिए लिखा है। सनी उस मैसेज का फोटो ले लेता है और फैजल से कहता है, बंदर नंबर 2, छोड़ दो इसे, अपना काम हो गया है। फैजल कौस्तुभ को छोड़कर कहता है, जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते जमीन पर ही लेटे रहना, नहीं तो कभी उठ नहीं पाओगे। थैंक यू कौस्तुभ, तुम एक बहुत अच्छे सेक्रेटरी हो, अपने बॉस का पूरा रिकॉर्ड रखते हो। वेरी गुड। सॉरी, हमने तुम्हारे इतने सुंदर साफ सुथरे घर को खराब कर दिया। एक और बात, शादी मत करना। अगर तुम्हारी होने वाली वाइफ हमारी तरह निकली तो तुम पूरा दिन घर ही ठीक करते रहोगे। तुम सिंगल ही अच्छे हो यार। चलो बाय। सनी और फैजल अच्छे गेस्ट की तरह वहां से निकल जाते हैं और कौस्तुभ जमीन पर ही पड़ा रहता है, जैसे चुपचाप सनी और फैजल के साथ इस काम को अंजाम दे रहा हो। वहीं सनी और फैजल मेहता गेस्ट हाउस आकर अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सनी युक्ति और गर्मा को अपने कैबिन में बुलाकर अपने फोन पर कौस्तुभ के मैसेज का फोटो दिखाकर पूछता है, ये काफी होगा रोशन दत्ता को डीके फाइनेंस के प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने के लिए। गर्मा और युक्ति दोनों उस मैसेज को देखकर हैरान रह जाती हैं। गर्मा पूछती है, ये मैसेज तुम्हें कहाँ से मिला? और भी कुछ मिला है। फिर सनी अपने फोन पर कौस्तुभ का वीडियो दिखाता है जो उसने पिछली रात रिकॉर्ड किया था। वीडियो को देखकर अब युक्ति और गर्मा शॉक में अपनी चेयर से खड़ी हो जाती हैं। युक्ति पूछती है, ये वीडियो तुमने कब रिकॉर्ड किया? कल तुमने वहाँ क्या किया सनी? कुछ नहीं, तुम आम खाओ ना युक्ति, गुठलियां क्यों गिन रही हो? युक्ति समझ जाती है कि सनी ने कल रात को ये सब किया है और वो कहती है, सनी, कम से कम मुझे बता तो देते कि तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो। सनी जानता था कि अगर वो युक्ति को बताता तो वो उसे ये काम करने के लिए नहीं जाने देती और सनी को पिछली रात ये करना ही था। युक्ति से बात करने पर चीजें हो तो जाती, पर वो किसी और के ऊपर ये काम नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो बात को घुमाते हुए कहता है, अरे कल तुम जल्दी सोने चली गई थी ना, तो मैंने सोचा क्यों तुम्हारी नींद खराब करनी। नींद तो तुमने मेरी अब उड़ा दी है, सुधर जाओ सनी। ओके, आज से सुधर गया। ये लो, वायु भी आ गई। सनी ने वायु को भी उसके इकट्ठे किए हुए सबूत देखने के लिए बुलाया था। वायु पब्लिशिंग एजेंसी चलाती है और उसे पता है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। सनी उसे फोटो और वीडियो दिखाने के बाद पूछता है, क्या लगता है वायु, ये काफी होगा रोशन दत्ता को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए? वैसे तो काफी होना चाहिए, पर ये इतने बड़े लोग हैं कि इसे भी झूठा बताने की कोशिश करेंगे। उन्हें अपनी कोशिश करने दो, तुम अपनी कोशिश करो। रोशन दत्ता ने हमारे खिलाफ मीडिया में बहुत जहर उगल दिया है, अब उसे भी उसके जहर का स्वाद चखाने का टाइम आ गया है। वायु सबूत लेकर वहां से चली जाती है। सनी गर्मा से कहता है, जैसे हम रोशन को एक्सपोज करना शुरू करेंगे, तुम्हें डीके फाइनेंस के बाकी बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ मिलाना होगा, ताकि जैसे ही रोशन प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटे, वो लोग उस पोस्ट के लिए तुम्हारा नाम आगे करें। तुम इस बात की फिक्र मत करो सनी, डीके फाइनेंस में मेरे कुछ दोस्त हैं और उनके भी वहाँ कुछ दोस्त हैं, अपना काम हो जाएगा। गुड, हमें इस रोशन को चारों तरफ से घेर कर मारना होगा। इस बार हम इसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकते। तुम भी अभी से इस काम में लग जाओ। गर्मा के वहां से जाते ही सनी युक्ति से कहता है, भगत डोबरियाल का फोन नहीं आया अब तक, कांटेक्ट कैसे करेंगे वो मुझसे? सनी, अभी सुबह हुई है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, फोन आएगा, टेंशन मत लो। तभी सनी का फोन बजने लगता है और वो एक्साइटमेंट में फोन टेबल पर से उठाते हुए कहता है, आ गया। पर तभी वो देखता है कि शनाया उसे कॉल कर रही है। जैसे ही वो फोन उठाता है, सामने से शनाया कहती है, सनी, यहाँ आइलैंड पर गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? आइलैंड के आसपास के लोग हमारी ड्रोन फैक्ट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट? लेकिन क्यों? हम जो आइलैंड तक अपना रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए ब्रिज बना रहे हैं, उससे आसपास के आइलैंड वालों को तकलीफ हो रही है। ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। ये क्या फालतू की बात है? ब्रिज कैसे इकोसिस्टम को बर्बाद करेगा? हम समंदर को काट कर रोड थोड़ी ना बना रहे हैं। मुझे बात समझ नहीं आई। समझ